हर एक परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपको बहुत धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि आपके साथ। कई लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा हुआ, भगवान के चरणों में ही जान निकल गई। ये हर बार ऐसे नहीं होता कि भगवान के चरणों में ही जान निकल गई। तो ये जो अकाल मृत्यु होती है, कहते हैं कि इनकी जो आत्माएं होती हैं ये भटकती रहती हैं। जो अकाल मृत्यु होती है उसमें तो हाँ, उसमें तो हाँ, लेकिन कई लोगों की डेथ ही ऐसे डिजाइन होती है। जो वॉर चल रही है इसराइल, यूएस और ईरान के बीच में, तो क्या ये भी कोई एक कोई कार्मिक पैटर्न होता है? जी हाँ, बिल्कुल कार्मिक पैटर्न होता है। कैसे? आप देखिए, जब जैसे कहा जाता है कि माँ कामाख्या में जो नदी बहती है वो रेड कलर की, जो नदी बहती है रक्तस्वला में 3 दिन के लिए लाल रंग की हो जाती है। उसका प्रसाद दिया जाता है, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य बात है, उसका प्रसाद दिया जाता है। अब तंत्र मुझे लगता है कि सही चीजों के लिए तो बहुत कम ही किया जाता है। तंत्र एक बहुत पायस विद्या है जो माता पार्वती को। हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये सवाल अक्सर आपने लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, या मैं तो बहुत मंदिर जाता हूँ, बहुत कर्म अच्छे करता हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। ये सवाल अक्सर अमूमन लोगों के मुंह से हमने सुना है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या वजह रहती है कि सब कुछ अच्छा चलते चलते लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या फिर हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके साथ, लेकिन फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है? आज हम बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब लेंगे अपने गेस्ट से जो आप सबसे जुड़े हुए हैं। देखिए क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने अगर बात करें तो कामाख्या टेम्पल को लेकर भी बहुत सारे ऐसे रहस्यों के बारे में सुना है जिनसे पर्दा जरूर उठा है, लेकिन हकीकत में असल पर्दा आज अपने पॉडकास्ट में मैं उठाने वाली हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन, और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है ना, आज हम उनसे प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे आंसर्स लेने वाले हैं जो बिल्कुल सच है, जो आज तक शायद किसी ने नहीं दिए हैं। तो चलिए, तो आज मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, कार्मिक हीलर हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। और ये मुलाकात, ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने जा रहा है। इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हैं आकांक्षा टक्कर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। सबसे पहले ना मैं इसी से शुरू करना चाह रही हूँ आकांक्षा जी, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया कि लोगों का हमने हमेशा सुना है कि ये एक क्वेश्चन होता है कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ। ये मेरा खुद का भी आपसे सवाल है कि मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ, लोगों का साथ देती हूँ, या बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत अच्छा करता हूँ, साथ देता हूँ, हर एक परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपको बहुत धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि आपके साथ ऐसा होता है। क्या होता है, जब भी कोई सोल किसी वॉर्ब में जाके अपना बर्थ लेती है तो वो अपनी डेस्टिनी प्री डिसाइन करती है। ये समझो, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, जैसे मारियो का गेम। हमने एक लेवल क्रॉस किया, दूसरा लेवल क्रॉस किया, तीसरा लेवल क्रॉस किया, तो मेन पर्पस जो सोल का होता है वो होता है कि एनलाइटमेंट, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए जो भी वेज हैं वो हर सोल अंडरगो करती है। तो जब जब आपकी लाइफ में आपको लगता है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, मतलब आपका क्वेश्चन शायद यही है, और मतलब मैं अपने आप को यूज होने दे रहा हूँ या लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, तो इसमें 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक वो जो कॉन्शियस रहते हैं, एक वो जो थोड़े से मतलब स्ट्यूपिड रहते हैं। जो थोड़े से स्ट्यूपिड रहते हैं वो कैटेगरी होती है जिनको हमेशा ये सिखाया गया होता है, सप्रेशन में रखा होता है। मतलब वो पेरेंटिंग का फॉल्ट है उसमें, और किसी का फॉल्ट नहीं है। वो सप्रेशन में रहता है कि उनको सिखाया जाता है। इसमें मैं जेंडर बायस नहीं होंगी, मतलब इवन सम मेल्स आर आल्सो लाइक दैट, जिनको बचपन में सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे नहीं, बड़े आ गए हैं, तुम ये नहीं बोल सकते हो। मतलब इफ यू आर क्वाइट देन यू आर गुड, इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस देन यू आर लेबल्ड एज बैड और ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ऐसा नहीं है। तो जो हमारे अंदर कैटेगरीज, जो हमारे अंदर फीचर्स बचपन से हमारे ब्रेन में फीड करे जाते हैं, उससे हमारा बिहेवियर और चीजें एनालाइज होती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, एक शादी एक ऐसा यूनियन होता है जिसमें आपकी लाइफ थोड़ा नहीं पूरी तरीके से 360 डिग्री राउंड लेती है। तो मैरिज एक ऐसा यूनियन है जिसके बाद इंसान को अपने आप को रीस्टार्ट करना चाहिए। इट्स लाइक अ रीबर्थ। सिमिलर रीबर्थ होता है जब आप फादर या मदर बनते हो। इट्स नॉट जस्ट फॉर द लेडी ओनली, इट्स फॉर द फादर ऑल्सो, क्योंकि फादर की भी अपनी चीजें बदलती हैं, डायनामिक्स बदलते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश होता है वो फादर मदर से ही होता है। मतलब वी ऑल्सो हैव फादर मदर,
और हमारे भी बच्चे होंगे, तो हर रिलेशनशिप का जो एग्जिस्टेंस होता है, ओरिजिन होता है, वो मदर और फादर से ही होता है। तो जब आप अपने मतलब जब आपको आपके पेरेंट्स मतलब आपकी शादी हो गई, तो जो आप अपने बच्चों को अपनी बाउंड्री सेट करोगे, दैट्स अ रीबर्थ। अगर उस टाइम पे इंसान को ये लगे कि यार एक ही तरीके का पैटर्न मेरे साथ रिपीट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो इंसान को अकेले में बैठकर एंजाइटी को कम करके, मतलब आप कोई एक चीज आपको स्ट्रेस दे रहा है, कोई एक चीज आपको एंशियस कर रहा है, ये सब कार्मिक रिलेशंस होते हैं। तो आपके स्टमक में आपको डिस्टर्बेंसेस फील होती हैं, मतलब ये एंजाइटी का बहुत बड़ा सिम्टम है। आपको या तो डायरिया रहेगा या आप कॉन्स्टिपेशन में रहोगे। तो समथिंग इन योर स्टमक टेल्स यू कि समथिंग इज नॉट राइट विद योर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, पैरा और एक नॉन पैरा। तो जो मतलब हाइपरटेंशन वाला नर्वस सिस्टम होता है ना, वो ये होता है कि यार आई हैव टेकन इनफ इन माय लाइफ, नाउ इट्स लाइक लिमिट। तो जब भी किसी को ऐसा लगे, they should consult psychologists, they should come to the astrologers if they feel so. उस पे यू हैव टू वर्क। लेकिन इस पे वर्क क्या होता है, एनवायरमेंट कभी भी नहीं बदलता। लोग हमेशा टॉक्सिक रहे हैं, लोग आगे भी टॉक्सिक रहेंगे। और इफ यू आर born टू रीपे योर डेट्स। अगर मैं आपसे मिली और आपको मेरी वजह से कुछ कष्ट हुआ, तो हो सकता है पिछले जन्म में मैंने आपको दिया हो और मैं अभी आपका वो रिमूव करने आई हूँ। तो वेरी ग्रेसफुली एक्सेप्ट जो आपका प्रारब्ध है, मतलब यू आर बॉर्न विद योर प्रारब्ध। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, 99% थिंग्स आर प्रीडिस्टाइंड। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब दे आर दोज कि जो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो जो फिक्स्ड कर्मास है उसको क्लीन करने के लिए तो हमें साधना या मेडिटेशन या अपनी इनर वॉइस के लिए वर्क करना, इसमें जाना पड़ता है। लेकिन जो ऐसे कर्म हैं जो हमारे प्रारब्ध हैं, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस। फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग विद मी, नॉट विद द वर्ल्ड। कांस्टेंट वर्ल्ड है, वेरिएबल मैं हूँ। तो अगर हम सिर्फ वेरिएबल पे वर्क करें, इट विल बी वेरी इजी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है दीवार पे धक्का लगाने से कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आपने पूछा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि दे रीपे देयर डेट्स। आप कॉन्शियसली वैसे कर्म करते हो जिससे आप सामने वाले को पेन नहीं दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पेन लेनी है। अगर आप पेन दे नहीं रहे हो, आप पेन लो मत। यहाँ पे बात आती है सेटिंग अप योर बाउंड्रीज। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, मतलब आई हैव स्टडीड अ लॉट। मतलब मेरा भी while doing मतलब एस्ट्रोलॉजी आई फेल्ट कि नहीं, you know, I am incomplete, so it's like my final year of psychology also, hence I can tell you in both the ways. So जब आप वो एक्सेप्ट करते हो, फिर आप अपने ऊपर वर्क करते हो। जब आप अपने ऊपर वर्क करते हो तो आप बेवकूफ़ी नहीं करते। यू आर लाइक ओके, मतलब एज अ चाइल्ड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बडी एल्स इज डूइंग, आई विल डू, दे आर माई पेरेंट्स। मतलब कोई भाई बहन इफ दे आर नॉट पेइंग देयर शेयर, आई विल डू, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेप्ट what is yours and reject what is not yours. तो अगर इस तरीके से अब खुद पे काम करके करा जाए, कॉन्शियसली काम करके करा जाए, तो आपको ये नहीं फील होगा कि आपके साथ रॉन्ग हो रहा है। लेकिन फिर भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ज्यादा आएंगे, बिकॉज राइट इज ऑलवेज हार्ड एंड ईजी इज ऑलवेज अ शॉर्टकट विद सम फ्लॉट्स। तो इट्स बेटर टू चूज द राइट हार्ड देन चूजिंग द रॉन्ग ईजी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं देखूँ तो बहुत से लोगों की एक और प्रॉब्लम रहती है, मतलब उनकी शिकायत है प्रॉब्लम के। वो कहते हैं कि जैसे हम भगवान का बहुत नाम लेते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थों पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, और आते वक्त मान लो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कई लोगों ने तो अपनों को खोया भी है। जैसे वैष्णो देवी गए हैं, वहाँ से अगर लैंडस्लाइड हो गया, उनकी एक्सीडेंट हो गया, जैसे हमने देखा बाढ़ आ गई। तो ये सब जो होता है, लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा थी, कई लोग ये कहते हैं कि पहले से लिखा हुआ था, कई लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा हुआ, भगवान के चरणों में ही जान निकल गई। आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? ये हर बार ऐसे नहीं होता कि भगवान के चरणों में ही जान निकल गई तो आप ईश्वर्य को प्राप्त हो जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें ये कलेक्टिव कर्मा में आता है। कलेक्टिव कर्मा वो कर्मा होता है जहाँ पे बहुत सारे मेजर लोगों की फॉल्ट है और वो एक साथ चले गए। जैसे कोविड, जैसे फ्लूज आते हैं, बहुत साल पहले टीबी था, फिर पोलियो आया। हर स्टेज पे कुछ ना कुछ ऐसा डिसीज आया है जिससे मेजरली लोग गए हैं। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, कलेक्टिव कर्माज में आता है। 1947 का दंगा वो भी कलेक्टिव कर्माज में था। तो जब भी एक जगह का कर्मा हाई हो जाता है, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हाई होते हैं। ओके। अब आपने कहा कि हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज पूजा पाठ करते हैं।
आप कैसे करते हो, मतलब आर नॉट फॉर यू, लाइक इंडिविजुअली आप कैसे करते हो? सुबह सुबह अच्छा मेरे को खाने में देर हो रही है, मेरे को ऑफिस जाना है, 2 मिनट रह गए, टन टन टन, ऐसे। दिस इज नॉट पूजा एंड दिस इज नॉट ईश्वर्य को मानना। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हो, आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हो, वो भी एक पूजा पाठ ही है। बिल्कुल। आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर में आप सब अच्छे से करके आ रहे हो, बाहर निकलते ही आपने बोला अरे मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा कुछ भला नहीं हुआ। इफ यू आर कैरिंग नेगेटिविटी विद यू, सो हाउ कैन यू से दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक? बिल्कुल। जरूरी नहीं है जो मंदिर जाए, जो पूजा पाठ करे वो अच्छा ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं करे वो गंदा ही हो। मतलब हर जगह दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो ये जो कलेक्टिव कर्मा में लोग जाते हैं वो जाते हैं या जिनके उस एक तो उस लैंड का कर्मा बहुत हाई होता है, जैसे कुरुक्षेत्र में ही ब्लड शेड हुआ, या आप समझो 1947 में पंजाब का मेजरली हिस्ट्री भी आप देखोगे तो पंजाब का और दिल्ली पे ही ज्यादा अटैक्स हुए। तो यहाँ के ब्लड में अग्रेशन है। तो इस तरीके का जब कोई लैंड हाई कर्मा होल्ड करती है तो लैंड चाहती है कि मैं भी अपना कर्मा रिलीज करूं। तो जब ऐसा कोई इंसिडेंट्स होते हैं या ऐसी कोई हादसे होते हैं तो ये उसको भी डिनोट करते हैं, ये कलेक्टिव कर्मास में आते हैं। ओके। अच्छा, अकाल मृत्यु के अगर मैं बात करूं मैम, तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो इंस्टेंट अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, एक्सीडेंट में जो खत्म हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि अभी हम कहीं तीर्थ स्थल पर गए, वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत ऑन द स्पॉट हमारी जान चली गई। तो ये जो अकाल मृत्यु होती है, कहते हैं कि इनकी जो आत्माएं होती हैं ये भटकती रहती हैं, ये कभी मतलब इन्हें कभी तृप्ति नहीं मिलती है, ये जो fact है? अकाल मृत्यु होती है उसमें तो हाँ, अच्छा। उसमें तो हाँ, लेकिन कई लोगों की डेथ ही ऐसे डिजाइन होती है। मतलब हर सोल आने से पहले अपना पर्पस, हमारे ना मतलब जरूरी नहीं है हमारा एक ही एग्जिट पॉइंट हो। मतलब हमारी डेथ के चांसेस लाइफ में 4-5 बार बनते ही हैं। अब सोल को लगता है कि नहीं, आई एम वेरी नियर टू द पर्पस दैट फॉर व्हाट आई वाज बोर्न, तो मैं वो पर्पस अचीव कर लूँ उसके बाद ही, तो वो फर्स्ट एग्जिट छोड़ के सेकंड में जाते हैं, सेकंड एग्जिट छोड़ के थर्ड में जाते हैं, थर्ड एग्जिट छोड़ के फोर्थ में जाते हैं। जैसे शादी के भी योग ऐसे नहीं है कि अब 2005 में था तो दोबारा कभी आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। शादी के, बच्चे के, ये योग भी हमारी कुंडली में बदलते रहते हैं। उस तरीके से डेथ भी एग्जिट के मतलब अंदाजा लग सकता है कि ये टाइम हैवी रहेगा, ये लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है, तो ये उसका बात ये है। अच्छा, क्या हमें जो पार्टनर मिलता है मैम, वो भी किसी कार्मिक पैटर्न का हिस्सा होता है? मतलब हाँ कोई जी। कार्मिक कोई पैटर्न होता हमारी जिंदगी में हमें जो भी मिलते हैं वो सब कार्मिक ही होते हैं, स्पेशली फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू आवर लाइफ पार्टनर टू आवर इन लॉज। तो वो आपको जो देते हैं उसके बेसिस पे आप बनते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मीना कुमारी का एग्जाम्पल या मधुबाला का एग्जाम्पल, द लाइफ इज वेरी टॉक्सिक। तो वो जिस घर में पैदा हुई उन्हीं फैमिलीज ने उनको एक्सप्लॉइट किया। they could not, they were the bread earner of their family and they were only treated harshly in their families। और शादी हुई उनकी, शादी के बाद भी उनके पार्टनर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, they both died very मतलब in a very painful manner। तो ये एक कार्मिक पैटर्न है। उन्हें वैसे तो शोहरत मिली, वैसे पीस मिला, लेकिन पर्सनल लाइफ में they were disturbed। तो वो ऋण होता है जो हम उतारने आए होते हैं। अगर हम इस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि सपोजिटली मेरे पार्टनर के साथ नहीं बन रही, या मेरे लाइफ पार्टनर के साथ तो बहुत डीप कनेक्शन होता है, क्योंकि वो आपके शादी के बाद मतलब वंस यू आर बॉर्न, व्हेन यू आर बॉर्न टू योर फैमिली मेंबर्स, देन यू आर बॉर्न विद योर पार्टनर। जब वो 7 फेरे होते हैं, जब वो 7 फेरे होते हैं उसके बाद आपकी आने वाले 30-35-60 साल जो है वो उसी पार्टनर के साथ जाने हैं। ये डीप कार्मिक कनेक्शन होता है, पिछले जन्मों के फल, पाप, डेट्स क्लियर करने के लिए। अच्छा मैम, हम जैसे देख रहे हैं कि अभी फिलहाल में जो वॉर चल रही है इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में, तो क्या ये भी कोई एक मतलब कोई कार्मिक पैटर्न होता है? जी हाँ, बिल्कुल कार्मिक पैटर्न होता है। कैसे? अब देखिए, जब यूएस से बना था तो यूएस से बनने की स्टोरी क्या थी, वहाँ पे स्लेवरी थी। आप यूके देखिए, उन्होंने क्या किया, जर्मनी देखिए उन्होंने क्या किया, और जितने भी ये ईरान, इराक, इजराइल हैं, वो कहीं ना कहीं डीप पेन से गुजरे हैं। उनके में धर्म परिवर्तन कह लो, या अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर्स को छोड़ के न्यू आइडेंटिटी, न्यू कल्चर्स को अडॉप्ट करना कह लो। सिमिलर वाज दुबई, मतलब जब मतलब मिडल ईस्ट, यहाँ पे भी क्या था, देयर वाज नथिंग, भुखमरी थी। उसके बाद पेट्रोलियम फाउंड हुआ, यूएसए ने हेल्प करा, फंड करा, एंड देन टुडे दे आर व्हाट दे आर। सो द पावर, जब जब यूज ऑफ पावर होता है वहीं पे ही अब्यूज ऑफ पावर आता है, और जब ये अब्यूज ऑफ पावर आता है तो
कोई भी चीज जो हाई तक जाती है वो लो तक जरूर आती है। आप देखना यूएसए में भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होंगी विद इन दिस ईयर टुवर्ड्स द एंड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज वेरी हैवी फॉर यूएसए। और यूएसए भी इफ नॉट दिस ईयर, इफ नॉट नेक्स्ट ईयर, देन बाय इन 2028 आप यूएसए में भी काफी हलचल देखोगे, इंटरनल वॉर देखोगे। माइट बी देयर कुड बी अ चांस कि इसी दौरान, इसी ईयर भी आप ये देखो कि उसका स्प्लिट और नॉन स्प्लिट का वो चल, जैसे बलोचिस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा बना रहता है, वैसा आप वहाँ देखोगे कि उधर भी उनके स्टेट्स में हलचल है। तो जब जब ऐसी कम्युनिटी में, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी कब तक बदल लोगे? तो जो वहाँ का एरिया होता है, मतलब जो लैंड होता है, लैंड ऑल्सो वांट कि मेरे को मेरी चीज़ें वापस मिले, उस जगह पे कलेक्टिव कर्मास वर्क करते हैं। तो वो एरिया नहीं रेस्ट में आ पाता, ना ही उसके लोग रेस्ट में आ पाते हैं। तो वो एरिया जो है वो मतलब बाय डिफॉल्ट ही सही, जब तक वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहेगा। दे विल नेवर बी इन पीस। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे देखा है मैम, जैसे लोग कहते हैं कि मतलब मेरी जो किस्मत में लिखा हुआ है मुझे वो मिलेगा। बहुत सारे लोगों की ये एक मतलब दिमाग में मिथ है कि मैं जो लिखवा के लाया हूँ या जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, तो मैं कर्म क्यों करूँ? तो क्या ऐसा होता है कि मैं कर्म क्यों करूँ? जो लिखा है वो तो मुझे मिलना ही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलना ही है। लेकिन अब आपको मैं ओशियन में डाल दूँ, आपको स्विमिंग आती है, लेकिन आप कहो मैं स्विमिंग क्यों करूं, मुझे आती है, मैं तो ऐसे ही स्विम, बिना स्विम करे ही मैं सरवाइव कर जाऊं, तो आप कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आपके पास खाने की भरी प्लेट रखी है, आप कहोगे ये खाना मेरे पास आ गया है, अब तो मैं खा ही लूंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके नहीं जाएगा ना। यू हैव टू, पहले आपको बाइट अपने हैंड्स को यूज करके बाइट बनाना पड़ेगा, फिर सब्जी लगाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, फिर च्यू करना पड़ेगा, फिर वो अंदर जाके डाइजेस्ट होगा। ऐसे तो नहीं होगा। तो उसी तरीके से जो प्रीडिस्टाइंड है वो आपको मिलेगा। लेकिन प्रीडिस्टाइंड होने का मतलब ये थोड़ी आप एक कमरे में बंद होके बैठ जाओ कि अब मुझे दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और मैं बाहर भी किसी को ना दिखूं, ऐसे नहीं होता है। तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट, बट उसको कर्म, मतलब उसको अचीव करने के लिए आपको अपने कर्म तो करने पड़ेंगे। आपको उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा जो आपको अपने गोल तक लेके जाए। आपकी किस्मत में होगा आपको वो मिलेगा, नहीं होगा तो आपको कुछ और मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी विंडो, कोई भी डोर आपके लिए नहीं होगा। अच्छा, किसी के साथ मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है और जिसने मेरे साथ बुरा किया है मैंने उसके साथ वही किया जो उसने मेरे साथ किया, तो फिर मैं गलत कैसे? लोगों का बहुत ये होता है क्वेश्चन एक कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैंने बदला लिया उससे, उसने जो मेरे साथ किया मैंने उसके साथ किया। तो फिर ये बार बार मन में क्यों आता है, या लोग ये क्यों कहते हैं कि तुमने क्यों किया, तुमने उसके जैसा किया, तुम उसके जैसे हो गए, लेकिन लोगों के मन में बदले की भावना बहुत है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। हमारे बड़े कहते थे एक चुप और सौ सुख। उसका मतलब ये नहीं है कि आप इडियट बन जाओ, कि मतलब आप भोंदुओं की तरह आप चुपचाप बन के बैठ जाओ कि नहीं नहीं नहीं। और गांधी जी भी नहीं बनना कि आपने मुझे एक थप्पड़ मारे, लो एक और मेरे को थप्पड़ मार लो, नहीं। आप सब कुछ नियति पे छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है ना, फॉरगिव करना हमारी अपनी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी रिवेंज ना लेना हमारी अपनी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपके साथ मैंने बहुत बुरा करा, मैंने आपका घर जला दिया, आप लीगली जाओ उसके लिए मेरे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बात मानो कि आपके शायद हो सकता है मेरे से डेट्स क्लियर हो गए हो। मतलब थोड़ा सा नॉर्मल स्टेट से ऊपर का उठकर अगर मैं बात करूं तो आप ये मानो कि हमारे डेट्स क्लियर हो गए हो। फिर आप थैंक करो कि चलो जो भी हमारा कार्मिक रिलेशन था, जो भी पेन था, इट्स ऑल एंडेड है, आई एक्सेप्टेड व्हाट यू हैव टू गिव मी, देन मेंटेन योर बाउंड्रीज विद मी। आपको पता होना चाहिए मेरे से कहाँ बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, और उसके बाद आप ग्रो कर सको। अगर आप मेरे से बदला लेने में, रिवेंज लेने में रहोगे तो रिवेंज इज, और जब भी आपको रिवेंज लेना तो यू हैव टू डिग 2 graves, फर्स्ट फॉर योरसेल्फ एंड देन फॉर द अदर। क्योंकि दूसरे का बुरा करने के लिए आपका भी कुछ हो सकता है ना। आप आग के साथ खेलोगे तो जलोगे तो आप भी। तो क्या आपको अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे रखनी चाहिए कि आप पहले अपनी डिग ग्रेव करो और उसके बाद दूसरे वाले की करो? उससे बहुत अच्छा ये है कि आप सामने वाले को कहो कि ठीक है, व्हाटएवर वाज देयर, बोलना भी नहीं है, मतलब एक्सेप्ट विद इन योरसेल्फ कि लेट गो। मतलब अगर मैं भूल नहीं सकती तो मैं उस स्टेट में आकर उसको माफ कर दूं कि चल तूने जो भी किया वो तेरा था, अब मैं उससे मेरे को क्या मिला। हर पेन आपकी लाइफ में
कुछ ना कुछ आपके नेचर में परिवर्तन करने के लिए आता है। बिल्कुल। अगर आप उस परिवर्तन को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ गए और मैच्योर हो गए, तो आप अपने आप पे, अपने ऊपर वर्क करके यू कैन अचीव दोज गोल्स जो आपने कभी भी अचीव नहीं करे। बिल्कुल। इसलिए अगर लोग आपको बॉयकॉट करते हैं, तो जो आपको बॉयकॉट करते हैं, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आप मेरे साथ हो, मेरे पास सब लोग हैं और मैं आप ही की बिचिंग कर रही हूँ, सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए, यू शुड फील थैंकफुल, क्योंकि फर्स्ट आप अकेले हो, योर ब्रेन कैन वर्क मोर। सेकेंड, आपको अगर लग रहा है कि मेरे कुछ क्वेश्चंस है, कम आस्क टू अस, कम आउट विद योर फ्रस्ट्रेशंस, एंड देन जब आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, आपके पास इंटरनल पीस रहेगा, काम रहेगा, और यू कैन यूटिलाइज योर माइंड मोर। बिल्कुल। और अगर मैंने आपको आइसोलेट करा है, दैट मीन्स आई हैव सीन समथिंग इन यू बिकॉज ऑफ विच आई एम थ्रेटेंड। मुझे लगता है कि आपके अंदर आप सुंदर मेरे से ज्यादा हो, आप बोलते मेरे से ज्यादा अच्छे हो, आपकी पर्सनालिटी मेरे से ज्यादा है अच्छी है, आप दिखने में मेरे से बहुत खूबसूरत हो, आई कुड फील यार इफ शी कम्स हियर देन व्हाट विल हैपन, मतलब आई विल गेट लेस इम्पोर्टेंस, यू नो, वो मुझसे नहीं बोलेंगे, मेरे को कंपटीशन लगेगा, आई हैव टू शेयर माय स्पेस। तो अच्छा है ना मैं सामने कोई ब्लॉक कर दूं। तो अगर आप ब्लॉक होते हो तो मेक योर आई जेन्युइनली व्हाट आई डू इन माय लाइफ, इफ आई एम नॉट इनवाइटेड टू अ टेबल, आई मेक माय सेपरेट टेबल, आई सिट अलोन, जिसको आके मिलना है मेरे टेबल पे आके मिलो, मैं उठ के किसी के टेबल पे नहीं जाऊंगी। एंड आई गेस एवरीबडी शुड बी लाइक दैट, मेल और फीमेल। मैम अब मैं थोड़ा सा ना टॉपिक को चेंज कर रही हूँ। मैंने अब बहुत सारे ऐसे सवाल आपसे पूछने हैं जो एक्चुअल में लोगों को पता है लेकिन उनका सही जवाब लोगों को नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि आप वो सही जवाब दें। बिल्कुल, आप जैसे बिल्कुल मैं चाहती हूँ, जैसे अगर मैं कामाख्या टेम्पल की बात करती हूँ, जैसे कहते हैं कि माँ कामाख्या का जो टेम्पल है वहाँ पर तंत्र किया जाता है। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए आप वहाँ पर जाओ, वहाँ बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हुए हैं जो तंत्र करते हैं, तंत्र विद्याएं जानते हैं, आप गए और आपका काम ऐसे हो जाता है। क्या ये सच है मैम? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सेकंड हाफ आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ओके। अब आप तंत्र को क्या समझते हो पहले, मतलब आई विल वांट टू नो व्हाट यू फील व्हाट तंत्र इज। तंत्र मतलब मुझे लगता है कि मैम जैसे तंत्र के बारे में जितना भी मैंने पॉडकास्ट भी किए हैं, तंत्र मुझे लगता है कि सही चीजों के लिए तो बहुत कम ही किया जाता है जितना मैंने। नहीं, तंत्र होता क्या है? अगर मैं आपको ऊपर पूछूं, वशीकरण करा देना, किसी को कहते हैं कि उच्चाटन करा देना, किसी के ऊपर वशीकरण करा देना, मैं किसी को। समझ, ये ऐसा कुछ तंत्र नहीं होता। तंत्र एक बहुत पायस विद्या है जो माता पार्वती को शिव जी ने दी थी। अच्छा। और ये सिर्फ माता पार्वती को नहीं दी, ये माता के सती स्वरूप से है। अच्छा। शिव जी का अर्धांगिनी बनने के लिए, शिव जी की हाफ पार्ट, मतलब उनकी शक्ति बनने के लिए माता ने जिस तरीके से तप करा, उस तप को हम तंत्र कहते हैं, क्योंकि शिव जी ने उन्हें गुण ज्ञान दिया, गुप्त ज्ञान दिया। अगर आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ें तो भी आपको, या दुर्गा चालीसा भी पढ़ें तो आपको लगेगा कि शिव जी पार्वती जी को डायरेक्शंस दे रहे हैं। अच्छा। कि आप देवी ऐसा करें और ऐसा होगा, आप ये करें तो ये होगा। तो जिन शक्ति ने शक्ति बनने के लिए कई जन्म लिए, कई सैकड़ों साल तपस्या करी, शिव जी ने गुप्त ज्ञान दिया, वो ज्ञान कैसे नेगेटिव हो सकता है? ये इंटरनेट की तरह है, मैंने आपको दिया, मैंने अपने बेटे को दिया। अब आपका ह्यूमन माइंड उसको किस तरीके से यूज करता है वो आपके ऊपर है। आप नेगेटिवली यूज करते हो, आप डार्क साइड्स पे जाते हो, आप पॉजिटिवली यूज करते हो, अपने पोटेंशियल पे काम करते हो। तंत्र वो है। हम सब अपने घर में तंत्र करते हैं दिवाली की रात, क्योंकि तंत्र होता है कि जब भी आप मंत्र का उच्चारण करके किसी भी मंडाला पे या किसी भी यंत्र पे वर्क करते हो तो वो तंत्र बनता है। ठीक है। जैसे कामाख्या में एक अंग विशेष की पूजा होती है जिसे लेकर समाज में बड़ी हिचक है। माता की योनि। हाँ हाँ, उसे लेकर समाज में बड़ी हिचक है। क्यों हिचक की क्या बात है? हम सब वहीं से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसे लेकर आज भी समाज में हम देखते हैं कि हम किसी से पूछने जाते हैं तो लोग बड़ा मतलब इसे लेकर, मतलब आंसर जो उनका होता है, जवाब जो उनका होता है, तो बड़ा सोच समझ कर बड़ा हिचक कर देते हैं। ऐसा क्यों है? ये मानसिकता पे है। मतलब हम लोग ऐसे पहले तो नहीं थे, वी वर वेरी मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटल टीचिंग्स ने हमको बहुत बैकवर्ड बना दिया है, जिसमें हमें लगता है कि सेक्स एजुकेशन या इस तरीके की गर्भ की योनि की बात अगर हम करें तो वो अपमानजनक हो सकती है।
जैसे कहा जाता है कि माँ कामाख्या में जो नदी बहती है वो रेड कलर की, मतलब वो जो नदी बहती है लाल रंग की, रक्तस्वला में 3 हाँ, दिन के लिए कहते लाल हैं, रंग हाँ, की हो कहते हैं जाती कि है। उसका प्रसाद दिया जाता है, क्या ये सत्य है कि ये उसका? बिल्कुल सत्य बात है, उसका प्रसाद दिया जाता है। अभिमंत्रित सिंदूर होता है। अच्छा। अभिमंत्रित सिंदूर होता है। वो अभिमंत्रित सिंदूर अगर आपको मिले तो आपके जिंदगी के सारे कष्ट, जितने भी कष्ट तंत्र से, नेगेटिविटी से, स्पिरिट से, आपके ना कामाख्या जाने का मतलब है, आर यू रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। आप कभी कामाख्या गए हो? नहीं गए हो? ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप कामाख्या के गेट से, मेन गेट से आप ऊपर चढ़ के अंदर एंटर करते हो तो आप ऊपर देखोगे 2 आपको काल चक्र मिलेंगे, और ये आपको कामाख्या में हर मंदिर में आम मिलेंगे। अच्छा। एंट्री के ही टाइम पे वहां पे आप काल चक्र को बहुत ज्यादा देखोगे। वो एक ऐसा स्पेस है, वो एक ऐसा लैंड है जो एक लाइफ पोर्टल है। अच्छा। मतलब एक कामाख्या और एक हिंगलाज माता बलूचिस्तान में, हाँ। ये 2 ऐसे मतलब सिद्ध शक्तिपीठ है अभी तक जहां पर आप पोर्टल्स के थ्रू वर्क कर सकते हो। केदारनाथ में भी ये है, लेकिन केदारनाथ हम खुलता ही बहुत टाइम, कम टाइम के लिए है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टनल्स बहुत है। यहाँ पर आप किसी भी मंदिर में चले जाओ। अब मंदिर आपको क्या सिखाते हैं, मतलब अगर किसी भी मंदिर का, पहले के जमाने के बने हुए मंदिर हैं तो हर मंदिर के पीछे एक आइडियोलॉजी होती थी। तो अगर आप कामाख्या देखें तो कामाख्या के सारे मंदिरों के पीछे एक ही आइडियोलॉजी है, और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आप पहले स्टेप्स लेके ऊपर जाओगे, मंदिर प्लेन होगा, फिर आप नीचे गर्भगृह में जाओगे जहां पे या तो शिवलिंग होगा या माता की योनि होगी। कामाख्या में भी पहले आप ऊपर चढ़ते हो, फिर प्लेन ग्राउंड पे आपको मंदिर मिलता है, टेम्पल। फिर टेम्पल में आप जैसे जो जितने भी मंदिर ओपन बने हुए हैं, ओपन मूर्तियां हैं, वहां पे आप जैसे अपने रिचुअल्स करते हो आप वो करते हो। फिर जब गर्भगृह में जाने की टाइम आता है जहां माता की योनि है, तो उसके लिए यू हैव टू टेक स्टेयर्स डाउन, एंड वो पूरा पहाड़ की तरह, गुम्बद की तरह गोल होगा, एंड यू हैव टू गो डाउन एवरीवेयर। इवन उमानंद, इवन वशिष्ठ टेम्पल या कामाख्या का कोई भी टेम्पल, वो आपको ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब ये है, मतलब द आइडियोलॉजी बिहाइंड कामाख्या एंड व्हाई इट इज मेड लाइक दैट इज यू हैव टू गो एंड डाइव डीप इनटू योरसेल्फ। अगर आपको तंत्र भी करना है तो आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी ईड़ा और पिंगला, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। तब आपके अंदर जो होगा वो तंत्र का सेंस आएगा। और जो तंत्र आएगा उसका मतलब आप ये नहीं किसी का उच्चाटन कर दो, मारण कर दो। इट इज अ वे whereby your soul can reach to the higher intensity and वो ईश्वर प्राप्ति की तरफ जाए। लेकिन हर चीज को करने के लिए ऑब्स्टिकल्स आते हैं। उसी तरह अगर हम आत्मा को परमात्मा से मिलाएं तो ये जो मारियो के गेम के जो हमें छोटा कर देना, मार देना, गोलियां मार देना, उससे हट जाना, वो जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है नेगेटिविटी। जहाँ पे आपके माता को अगर आप पूछते हो तो पहले उनके गण आते हैं, शिव को पूछते हो तो उनके गण आते हैं। दे सी कि व्हाट इज योर इंटेंसिटी। क्या आप फिर भी लोभ मोह माया में जा सकते हो, आप लोभ लालच कर सकते हो, या आप नहीं कर सकते हो। जितनी 10 की 10 महाविद्याओं के भी जो टेम्पल है वो भी पहले आपको ऊंचाई पे, मतलब अगर आप वॉक करके जाते हो तो, नहीं जाते हो तो अगर आप मतलब कोई भी व्हीकल भी लेके जाते हो तो पहले आपको वो ऊपर लेके जाएगा। और उस बंगलामुखी कामाख्या में 10 महाविद्याएं हैं। वहीं 10 महाविद्याएं क्यों है? माता की योनि भी वहां है, यानी लाइफ एंड डेथ वहां है। मतलब एक वॉब डिसाइड करती है ना कि आपने आना है या आपने नहीं आना है। तो लाइफ एंड डेथ वहां है। लाइफ एंड डेथ के बाद पूरी ट्रांसफॉर्मेशन वहां है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत पेन में हो और आप अपनी लाइफ में अपने आप को कुछ पोटेंशियल या अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हो और आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाने के बाद आपको रिलैक्सेशन नहीं होगा। वहाँ से आने के बाद आपकी लाइफ में उथल पुथल होगा। अच्छा। आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी, आपको वो चीज़ें, यू विल नॉट गेट व्हाट यू थिंक दैट यू विल गेट। यू मतलब वो मिलेगा आपको जो आपके लिए सही होगा। तो अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो तो आपको जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे स्टोरी भी है ये कि जब माता सती का योनि का पार्ट वहां गिरा था तो उसके बाद शिवजी बहुत पेन में थे। जब बहुत पेन में थे और चीजें ठीक नहीं थी, और मतलब वो वाला टाइम नहीं जब वो सारे पार्ट्स कट रहे थे, रो रहे थे, उसके बाद तो माता वहां पे बहुत
कॉमन, मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स बीन रिटन और नॉट, बट इट्स हियर से, मतलब एवरीबडी ओवर दे फील्स दैट कि कामाख्या माता की जहाँ पे योनि है वहाँ के नीचे से एक टनल जाती है जो ब्रह्मपुत्र नदी के भी नीचे से होके जाती है। अच्छा। मतलब पहले आप देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कितनी डीप होगी, ब्रह्मपुत्र नदी से नीचे से होकर वो जाती है और वो सीधा जहाँ जाके मिलती है, मतलब जहाँ से शिवजी से मिलने वो गई, वहाँ पे उमानंद टेम्पल बना है। अच्छा। तो वहाँ पे माता शिव और मतलब सती जी का यूनियन हुआ था, मतलब माता कुड नॉट सी हिम लाइक दैट। तो वो आइलैंड आपको मिलेगा बिल्कुल बीचों बीच ब्रह्मपुत्र नदी के, और आप सारी रिवर्स देखोगे दे आर फीमेल्स, ब्रह्मपुत्र नदी इज द ओनली मेल, इज द ओनली मेल नदी। और नदी के एकदम सेंटर, और उस सेंटर के भी एकदम सेंटर में उमानंद टेम्पल है। उमानंद मतलब उमा का आनंद, उमा का आनंद शिव, द यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति। सो वहां से माता चली थी और वहां जाके वो शिव जी से मिली थी, तो शिव जी का पूरा रूप आकार हुआ था। उस टेम्पल में जाने के लिए, मतलब इफ यू आर रेडी यू विल सी हाई वाइब्रेशंस। मतलब अगर आप सीधा मत्था टेकने के लिए टूरिज्म के लिए जा रहे हो देन तो यू विल नॉट फील एनीथिंग, बट अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हो, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, तो यू विल फील every sense, every part of your body, every part of your organ will speak to you, will cry कि this is the right place and this is something where I want to be. अच्छा, कहते हैं कि कामाख्या टेम्पल में आज भी जो रिचुअल्स होती हैं, जो पूजा पाठ वहाँ पर होती हैं, उन्हें लेकर भी बहुत मतलब कंट्रोवर्सी है। बलि चढ़ती है। हाँ। तो बलि तो हमारे वैसे भी हिंदुइज्म में बलि चढ़ती है, ये अलग अलग तरीके का सनातन धर्म के पार्ट्स हैं। कोई जैनिज्म में है, कोई कृष्ण भक्ति में है, कोई शिव भक्ति में है। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, मैं आपका कोई विलेज है, हाँ, मतलब बैक में, हाँ, मैं हम तो सारा 1947 में पाकिस्तान में छोड़ आए थे तो हमारा कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पहले विलेज होंगे तो आपने देखा होगा आपके घर के बाहर आला बनते थे। मतलब इट्स जहाँ पे आप एक कुलदेवी के नाम का दिया जलाते थे, एक तो भैरव के नाम का भी जलता था। तो पहले के जमाने में भैरव का, माता का, भैरवी का और शिव का जो पूजा किया जाता था वो तंत्र से ही किया जाता था। और जो रक्त बलि देता था, वो यहाँ पे बात आती है शैविज्म और विशिज्म की, जिनके बीच में भी काफी कन्फ्लिक्ट्स रहते थे। वो उनको मारते थे, वो उनको मारते थे, वी आर ग्रेट्स एंड वी आर ग्रेट्स। तो यहाँ पे सोच विचार की दिक्कत है, और बलि चढ़ती है इसलिए वो प्लेस जागृत है, क्योंकि उस प्लेस की एनर्जी ही इतनी हाई है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किस तरीके का वो पोर्टल है। वहाँ पे पोर्टल्स खुलते हैं, मैंने आपको बोला ये पूरा ही नीचे पूरा जाल है टनल्स का, और कुछ टनल्स आप विजिबली देख सकते हो, कुछ टनल्स आप देख नहीं सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। और अगर आप साधना की एक स्टेप पूरा कर चुके हो तो आप उन टनल्स में जा भी सकते हो। जैसे कई लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, तो कई अघोरी 100 लोगों ने स्नान किया तो 5 लोग वापस ही नहीं आते। वो कहाँ जाते हैं? पानी में। तो वो अपनी तपस्या से लुप्त हो जाते हैं, मतलब दे ऑल्सो फाइंड अ टनल अवे जहाँ से वो चले गए। तो ये एक जागृत पोर्टल है वेयर बाय यू कैन एक्सपीरियंस मल्टी यूनिवर्स। अब मल्टी यूनिवर्स का भी कॉन्सेप्ट कैसे आया, मैं आपको अगर समझाऊं कि हाउ दिस पोर्टल वर्क्स। जब माता पार्वती जी और शिव जी ने नृत्य किया, उनका मतलब विरह मिला, तो कार्तिक जी का जन्म हुआ। तो वो जो कार्तिक जी का बॉल था, मतलब जो एक ऊर्जा का स्रोत था, वो बहुत हैवी था, बहुत हाई था। तो उन्हें पहले गंगा जी को दिया गया। गंगा जी जब उसे नहीं संभाल पाई तो अग्निदेव को दिया गया। पीछे से राक्षस आ रहे थे, राक्षस ने उनके टुकड़े कर दिए। तो फिर माता ने क्या किया, माता ने एक पोर्टल ओपन किया। उस पोर्टल में माता ने अपना गर्भ डाला और वहां पर वो सेफ रहे। और गंगा जी भी वहां गई, मतलब कार्तिक जी को पालने के लिए। उस पोर्टल में मतलब पैरेलल आपका एक यूनिवर्स है, पैरेलल दूसरा यूनिवर्स चला। तो ये तो हमारे खुद की ही चीज, मतलब स्टोरीज है या माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है, इट्स ऑल मेंशन्ड। तो ये मल्टी यूनिवर्स है। उसी तरीके से ये एक पोर्टल की तरह काम करता है। अगर आप भक्ति भावना या अपना आत्मा से परमात्मा का मिलन बहुत डीपली करना चाहते हो, उस जगह पे करना चाहते हो, और आपके चक्रास खुलते हैं, आपके अंदर नई इनिशिएशंस आती है,
तो ये एक पोर्टल है जहाँ से आप सीधा मोक्ष की तरफ जा सकते हो। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पर जो तांत्रिक होते हैं, जो यहाँ पर तांत्रिक पहुँचते हैं, जो साधनाएं करते हैं, क्या वहाँ पर गुप्त साधनाएं भी की जाती हैं? जी बिल्कुल की जाती है। किस तरह की साधनाएं होती हैं ये? आंखें बंद करके बैठो, साधना करो। हाँ। कोई शव साधना करता है, कोई कैसे साधना करता है, मतलब अब कोई 10 महाविद्याओं के लिए भी वहाँ पे बहुत साधनाएं होती हैं। अगर जो भी उसके प्रोसेस होते हैं वो करने के लिए, उसके बाद आपको जो भी फॉलो करना होता है वो करना होता है। लेकिन ये सब टनल्स में होता है, ये गुप्त होता है। गुप्त होता है, मतलब ये सामाजिक रूप में नहीं आता, लेकिन बलि इसमें चढ़ती है, तो उसके लिए आई विल से कि बलि उसमें चढ़ती है। क्योंकि पहले भैरवी आने से पहले भैरव आते हैं, मतलब अच्छा, तो जब भैरव आते हैं तो वो उग्र रूप में होते हैं, तो उनको ऑफरिंग होता है ये कि आप ये खा लो अच्छा, या आप ये ले लो, टू कूल देम डाउन। तो ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो उग्र रूप को शांत करती है, इसलिए माँ काली का भी स्वरूप में वो हाथ में कटोरा और रक्त पान कर रही है। दैट मीन्स कि टू मेक देम फील कि नहीं, मतलब वी हैव सैक्रिफाइस दिस एंड दिस इज समथिंग टू कूल डाउन। लेकिन ये कोई आम इंसान करे तो आम इंसान नारियल की भी बलि दे सकता है, वो पंपकिन की भी बलि दे सकता है, नॉट नेसेसरी कि आप बकरे को काट रहे हो उसको। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना उसके हो नहीं सकती। कुछ साधनाएं भी ऐसी होती हैं जिसमें इसकी नेसेसिटीज होती हैं। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हम माँ काली की बात कर रहे थे, कुछ देवियाँ हमारे मतलब ऐसी हैं, कुछ देवियाँ जो बड़ा अग्रेसिव हैं। जैसे मैं खुद बंगाली हूँ, तो हमारे यहाँ जैसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तो वो एक जो रूप है माँ काली का, वो बड़ा अग्रेसिव रूप है। और कहते हैं कि माँ काली मतलब माँ काली के आगे कुछ है ही नहीं, तंत्रों की देवी भी कहा जाता है उन्हें। लेकिन बहुत से लोगों को मैम मैंने अब देखा है, जैसे अब जो एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर माँ काली आ गई है, मेरे ऊपर देवी दुर्गा आ गई है, और वो अलग अलग तरह की हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या मतलब इतना इजी है कि हमारे ऊपर माँ काली आ जाए, या हमारे ऊपर हनुमान जी आ जाए, या हमारे ऊपर किसी भी तरह की देवी देवता आ जाए? क्या इतना इजी है? हमारी बॉडी है मतलब? ये नहीं होता, हाँ, हाँ। इट्स ऑल फ्रॉड। उनके ऊपर जो पोजेशन हुआ होता है वो गण का हो सकता है, वो माता के दूत हो सकते हैं, या वो स्पिरिट्स हो सकती है, लेकिन माँ नहीं हो सकती। आप ईश्वर का या ईश्वर की ऊर्जा का आप 1% या 0.1% भी हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आप जनरेटर का सॉकेट अपने फोन में लगाओगे तो आपके फोन का क्या हाल होगा, वही हमारी बॉडी का हाल होगा। वी विल बी लाइक टक 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 टक, पूरे हमारी बॉडी के ही चिथड़े उड़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता। इधर दे आर गन्स भी बड़े नीचे लेवल के, जो थोड़ा सा आपको मैं बोलूं कि नेगेटिव विधि की तरफ होते हैं, मतलब नॉट द पॉजिटिव गणस जो आपकी सिर्फ परीक्षा लेने आए होते हैं कि अच्छा आपने बेबी स्टेप ऑफ साधना किया, नाउ लेट मी चेक कि मतलब मैं आपको कुछ लालच दूं और आप उसमें आओगे, या आप मुझे इग्नोर करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ोगे। तो जो लोग ऐसे में बैठते हैं आधे फ्रॉड होते हैं, आधे पोजेस्ड होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि वो पोजेस्ड हैं। तो उन्हें अच्छे मंदिर में जाके या तो अपना उतारा कराना चाहिए या किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा कि कार्मिक का और माँ कामाख्या का क्या कोई मतलब इनके बीच में कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है इन दोनों का? हाँ बिल्कुल रिलेशन है। जो माँ काली है, माँ काली ही पहली देवी क्यों है, और कामाख्या में ही गर्भ क्यों है? क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया एक जागृत पोर्टल है, दूसरा वहाँ गर्भ है। जहाँ गर्भ होगा, जहाँ वॉब होगी, वहां पे ही सारी चीजें होंगी, मतलब वहीं से ही बर्थ होगा, वहीं से ही डिस्ट्रक्शन होगा। तो माँ काली जो है वो डिस्ट्रक्शन की देवी है। तो आप अपनी लाइफ में, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं बंगाल का, बंगाल एक टाइम पे बहुत डेवलप्ड था। आप तो बंगाल से ही हो, तो बंगाल, हाउ बंगाल वाज, इट वाज वेरी पॉश, डेवलप्ड, वेरी सोफिस्टिकेटेड। और आज का बंगाल कैसा है? तो ये डिस्ट्रक्शन है। तो जब माँ काली आती है, माँ काली आती है कि बस अब बहुत हो गया, अब आई कांट सफर एनीथिंग एल्स, मतलब अब मेरी लाइफ में मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो माँ काली है, वो डिस्ट्रक्शन मोड में है, सबको काटने के मोड में है। माँ काली क्यों बनी? दो चीजों की वजह से। एक तो रक्त बीज जिनका मारने के लिए आई थी, एक शुम्भ निशुम्भ जिनको माँ काली से ही शादी, मतलब जिनको माँ पार्वती से शादी करनी थी और उनको शिवजी से अलग करना था। तो ये डिग्निटी, ये इंटीग्रिटी की बात है। इट्स लाइक नाउ इट्स इनफ, आई कांट हैंडल एनी मोर।
तो तब माँ गुस्से में काली हुई। जब गुस्से में माँ काली हुई, उनका मतलब एकदम अग्र स्वरूप आया, इतना स्वरूप आया, तो उनको शांत करने के लिए ब्लड काम आया, मतलब ब्लड शेड हुआ, रक्त बीज बना, रक्त बीज से एक कटा दूसरा आया, दूसरा कटा तीसरा, फिर देन शी ड्रैंक द मिल्क। तो वो दिखाते हैं कि यू हैव टू एंड योर ईगो। रक्त बीज, यू शुड एंड योर ईगो। ये नहीं कि यहाँ से खत्म हो गया आप वहां से चालू कर लो, वहां से ईगो खत्म हुआ आप उधर ले आओ। तो ये मैं और ईगो का सिलसिला भी माँ काली दिखाती है। माँ काली एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है when you are depressed, जब आपको लगे कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं हो सकता, तो माँ काली है। और उसके बाद माँ तारा है। माँ तारा मतलब जहाँ पे माता काली का पैर पड़ा शिव जी के ऊपर और माँ शांत हुई और हर टंग केम आउट, तो वो टंग बाहर आना दिखाता है। आप आपसे कोई गलती होगी, आपकी मम्मा को आप कहोगे अरे मम्मा आई फॉरगॉट, तो टंग बाहर आने का मतलब है कि कॉन्शियसनेस में आना, एक्नॉलेज करना कि यस इट वाज माय फॉल्ट, नाउ आई हैव टू बी शांत। तो जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो नेगेटिविटी से होती है, मतलब जब आप अति पे आते हो। उसके बाद माँ तारा का स्वरूप आया। माँ तारा की जो बैक स्टोरी है वो ये है कि माँ काली को शांत करने के लिए, ये तो एक इंसिडेंट हुआ। दूसरा कोई इंसिडेंट में माँ काली को शांत करने के लिए शिव जी ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया। जब माता का पैर उस बच्चे पे पड़ा तो उनके अंदर ममता जागी, उनके अंदर वापस आया कि नहीं यार अब तो डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया। देन शी टुक दैट बेबी, शी फीडेड हर एंड देन हर ममता केम आउट एंड देन शी वाज लाइक नहीं, नाउ आई हैव टू वर्क अपॉन थिंग्स। अब इतनी डिस्ट्रक्शन है, अब मैं आगे कैसे जाऊं? तो माँ तारा हीलिंग है, इट्स अ ब्रिज। उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी आती है जो क्रिएशन को दिखाती है, ब्यूटी, मतलब बहुत सुंदर 16 साल की कन्या, पूरा फ्लावरी इन्वायरमेंट, एकदम ऐसा अट्रैक्शन कि आप देखो तो एकदम आप स्तंभ हो जाओ। तो वहां से त्रिपुरा सुंदरी का जो रास्ता है, जो बीच की कड़ी है, दैट इज माँ तारा। कि डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया, अब नर्चर करो, हील करो, फिर क्रिएशन में आओ। क्रिएशन में कैसे आओगे? अब वो अट्रैक्शन क्या दिखाता है? अब कोई कहेगा कि माता इतनी अट्रैक्टिव है, ये तो लस्ट हो गया। नहीं, कोई भी खूबसूरत चीज को देख के, अब आप इतनी खूबसूरत हो, मेरे को आपको देख के इतना अच्छा लगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो कोई भी सुंदर चीज जब बहुत ही सुंदर लगती है तो हम अट्रैक्ट होते हैं, वो क्रिएट करती है, तो उससे यूनियन होता है। यूनियन होता है तो फिर अगली आती हैं, फिर अगली आती हैं, फिर अगली आती हैं, फिर अगली आती हैं, फिर बीच में साधनाओं के लिए जो है साधना स्टार्ट हो जाती है धूमावती से, फिर चिन्मस्ता, धूमावती, मातंगी, ये साधना के लिए होती हैं। बंगलामुखी भी स्तंभन के लिए होती है कि नाउ यू गेट द, मतलब आप पॉलिटिशियंस के लिए बहुत काम आता है ये कि जहां आप हो, आपने ग्रोथ कर लिया, अब आप इस पे स्टेबल रहो। फिर आती है लास्ट में कमलाएं जो आपको अपार अपार धन दौलत देती है। इसका मतलब है लास्ट, पहली काली और लास्ट कमला, ये एक साइकिल है कि पहले आप डिस्टर्ब होगे, आप बहुत कुछ करोगे, फिर जब आपके पास सब कुछ आ जाएगा तो आप क्या करोगे? फिर आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जाओगे। तो जब आप पे अपार धन आता है, उसमें आपको स्टेबल रहना है, उसमें आपको कहना है कि नहीं, आई हैव टू बी ग्राउंडेड, अदरवाइज अगेन थिंग्स विल स्टार्ट। तो ये वर्ब से कनेक्टेड है, मतलब माता की जहाँ योनि है वो इतनी जागृत स्पेस है कि 10 महाविद्या भी वहां पे जागृत है। इस तरीके से कामाख्या का, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कार्मिक रिलेशंस का और माँ कामाख्या का क्या रिलेशन है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। इनफैक्ट जैसे माँ कामाख्या टेम्पल को लेकर जो इतने सारे, मतलब मैंने देखा है कि रहस्य बहुत है माँ कामाख्या टेम्पल को लेकर, और सही आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब भी हम माँ कामाख्या टेम्पल की बात करते हैं ना, तो लोग इसे सिर्फ तंत्र मंत्र से ही जोड़ते हैं। राइट मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आप माँ कामाख्या जाते हो और अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो कोई मंत्रों का बिना गुरु के तो जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु तत्व को एक्टिव करने के लिए आपको वहां पे वशिष्ठ मंदिर जरूर जाना चाहिए। वो वशिष्ठ जी का मंदिर है जहाँ पे उन्होंने सालों बैठकर माता की तपस्या करी, शिव जी की तपस्या करी, और वो भी आज की डेट में जागृत स्पेस है। वहां से आपका गुरु तत्व एक्टिव होता है और फिर आप माता की, मतलब यू आस्क माँ कि हेल्प मी आउट टू गेट सम गुरु सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड। ओके तो बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं जो लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि पॉडकास्ट तो बहुत चल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो राइट आंसर है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट से लोगों को सही आंसर जरूर मिल गए होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं आपसे मिलूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस और जो मेरे दिमाग में है वो मैं अगली बार आपसे जरूर पूछूं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।